अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर वेल एंड गुड। जी तो बेटा हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 6 है द रिवॉर्ड। हम ये हाफ़ पढ़ चुके थे। अब मैंने आपको आज नेक्स्ट हाफ़ से स्टार्ट करवाना है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बोथ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस वर बाय देन लॉन्ग डेड। उस वक्त गॉर्जियस के वालिदैन फौत हो चुके थे। बोथ पेरेंट्स का मतलब माँ भी और बाप भी, दोनों फौत हो चुके थे। कब फौत हो चुके थे? गॉर्जियस की क्या विश थी कि उसने अपने कंट्री के कोर्ट का एक्रोबैट बनना था, लेकिन उसके मुल्क के अंदर जो वो कोर्ट था, अदालत थी, उसके अंदर तो कोई एक्रोबैट की असामी थी ही नहीं। उसने वो असामी या सीट उसको क्रिएट करना था, बनाना था। तो इसके लिए उसने सियासत में हिस्सा लिया। जब वो सियासत में जाके बहुत पावरफुल हो गया तो उसने फिर वो एक असामी जो थी वो कोर्ट एक्रोबैट की बना ली थी। अब उसकी विश जो थी ना वो पूरी होने जा रही थी, लेकिन उस वक्त उसके माँ बाप फौत हो चुके थे। बाय दैन लिटिल रिमेंडेड टू बी डन। ही हैड ओनली टू स्टिक फॉर अ फ्यू मोर डेज टू दैट वाइल्ड आइडिया ऑफ हिज, एंड देन व्हेन द क्वेश्चन अरोज ऑफ चूजिंग एन एथलीट टू फिल the newly made post, whom could they choose but the man who had worked for it all those years? अब सवाल ये पैदा होता था कि जिस आदमी ने इस सीट के लिए इतने सालों काम किया, अब वो वही इस सीट के लिए मुंतखब होगा। अब किसी और को तो मुंतखब नहीं कर सकते ना। इतने साल उसने मेहनत की है, तो ये सवाल उठा था कि अब इस सीट के लिए किसको मुंतखब किया जाए। तो फिर सब लोगों के जहन में आया कि जिस आदमी ने इतने साल मेहनत की है उसी को इस सीट के लिए मुंतखब किया जाए। सो गॉर्जियस वॉज अपॉइंटेड। इस तरह गॉर्जियस जो था वो दरबारी बाजीगर के तौर पर पॉइंट हो गया, तैनात हो गया। एक्रोबैट टू द कोर्ट एंड लर्न so late in life, which always takes life, that his parents were right after all. अब उस इतने साल गुजरने के बाद उसके जहन में ये बात उसकी जहन में ना ये बात आ गई थी कि मेरे माँ बाप जो कहते थे ना वो कहीं ना कहीं ठीक था। उसके माँ बाप क्या कहते थे कि बेटा जब ये सीट ही नहीं है तो तुम कैसे बाजीगर बन जाओगे कोर्ट के। लेकिन वो उन्हें कहता था नहीं जी आपको क्या पता, आपको कुछ नहीं पता, मैं ये बन के रहूँगा। लेकिन अब इतने साल उसने 60 साल मेहनत की और फिर कहीं वो जाके अपने मकसद तक पहुँचा। अब उसको ये बात समझ आ रही थी कि हाँ जो मेरे पेरेंट्स कहते थे वो बिल्कुल ठीक कहते थे। It only remained then to inaugurate him, and that is where I came on the scene, wandering about Europe as I used to do in those days when food used to be cheap and I was young and could easily walk long distances. और ये वही मौका था जब मैं यूरोप में घूम फिर कर इन दिनों सामने आया था, जैसा कि इन दिनों मैं करता था जब खाना बहुत सस्ता होता था और इस वक्त नौजवान था और लंबे लंबे फासले आसानी से पैदल चल सकता था। अब ये कौन बात कर रहा है? ये वो बात कर रहा है जो बंदा हमें ये कहानी बता रहा है। वो जो हमें कहानी बता रहा है वो कहता है कि उन दिनों मैं यूरोप की सैर करके उस मुल्क तक पहुंचा था। उन दिनों खाना बहुत सस्ता था और मैं भी यंग था, जवान था, मैं भी बहुत मीलों का सफ़र तय कर लेता था। I came to that country and they were wonderfully friendly. मैं उस मुल्क में पहुंचा और वो लोग बहुत ज़्यादा दोस्ताना थे। And then let me see the great ceremony which took place as soon after the creation of the post as gorgeous uniform could be got ready. मैं उस मुल्क में जब पहुंचा तो मैंने देखा कि एक अजीम तकरीब रोनमा होनी है और गॉर्जियस की वर्दी तैयार होने के फ़ौरन बाद वो तकरीब जो थी वो मुनक्किद की गई थी और ये लिबास बहुत ही शानदार था। And very magnificent clothing it was, a tight-fitting suit of red velvet, all gay with gold buttons and shining with lines of gold lace that wound and twisted about it. सुर्ख रंग के कपड़े के ऊपर टाइट मतलब कि तंग उसकी शर्ट थी और हर तरफ सुनहरी बटन लगे हुए थे, चमकदार और सुनहरी लैस की धारियाँ थी इर्द गिर्द जो कि उस पर लगी हुई थी। द ग्रेट थ्रोन रूम हैड बीन टर्न्ड इनटू अ काइंड ऑफ जिम्नाजियम विद अ मेंबर ऑफ द रॉयल हाउस seated along a raised platform at one end and the principal officers standing beside and behind them. एक अजीम दरबार जिम्नाजियम की शक्ल इख्तियार कर गया था जिसमें एक किनारे की तरफ शाही ख़ानदान के कुछ लोग चबूतरे पर बैठे थे। चबूतरे का मतलब ऊंची जगह पर बैठे हुए थे और बड़े बड़े अफसरान उनके आगे और पीछे खड़े हुए थे।
Great curtains of red and gold were hung along the walls, and the high swings of acrobats hung down with gilded ropes. From the ceiling, and a row of neat hurdles was arranged on the polished floor. दीवारों पर सुर्ख सुनहरी पर्दे लटके हुए थे और छत के अंदरूनी हिस्से के साथ सुनहरी कीमती रस्सियों के साथ बाजीगरों के बुलंद झूले लटकते थे. And a row of neat hurdles was arranged on the polished floor like the ones over which Gorgias had won his race when at the school. Lights glittered, a band in pale green and gold played softly, and it was indeed a splendid scene. ये वो मौका था जब रोशनियाँ चमक रही थी. जर्द, सब्ज़ और सुनहरी लिबासों में लोग वहाँ पर मौजूद थे और उसे अपने स्कूल की दौड़ याद आ गई थी कि किस तरह उसने स्कूल में एक दौड़ जीती थी. हल्की मध्यम मौसीकी भी वहाँ पर बज रही थी और बहुत ही शानदार मंजर था. I will not describe it to you because everything there, the uniform and the ladies' brilliant dresses, was utterly put the shade by the moment when the doors opened with a flood of golden light and the old man in his brilliant uniform appeared between them for the crowning of his life's work. मैं ये तुम्हारे सामने बयान नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ यानी औरतें शानदार लिबास पहने हुए मौजूद थी, लेकिन उनको अंधेरे में रखा गया और फिर दरवाजे खुले. सुनहरी रोशनी का सैलाब उमंड आया. अब औरतों ने जो चमकीले भड़कीले लिबास पहने हुए थे उनको अंधेरे में क्यों रखा गया? उनको इसलिए अंधेरे में रखा गया क्योंकि जब उसने गॉर्जियस ने अपीयर होना था तो सबकी नज़र उसके लिबास पर हो, ना कि वो औरतों के ऑलरेडी चमकीले भड़कीले लिबासों को देख के उनकी नज़र फिर गॉर्जियस के ड्रेस पर जानी ही नहीं थी कि उसने किस तरह का खूबसूरत गोल्डन शाइनिंग वाला ड्रेस पहना है. ये आपको क्वेश्चन भी आएगा इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में कि औरतों को अंधेरे में क्यों रखा गया था, उनके लिबासों की वजह से क्यों उनको डिसअपियर किया गया था. ओके जी, आगे कंटिन्यू करते हैं. His white hair and the red uniform of the court acrobat showed each other off to perfection, and his thin figure, worn with age, was made all the more melancholy by the tight-fitting uniform. जब बूढ़ा आदमी अपने शानदार लिबास में ज़िंदगी भर की कारकर्दगी का सिला हासिल करने के लिए इनके दरमियान नमूदार हुआ, उसके सफ़ेद बाल और दरबारी बाजीगर की सुर्ख यूनिफॉर्म एक दूसरे के लिहाज से नहाया मौजू थे और इसका उम्र रसीदा दुबला पतला जिस्म चुस्त लिबास की वजह से और भी ज़्यादा फ़िक्रमंद हो गया था. As though tired by his long patience and the work of a lifetime, he walked slowly in his pointed shoes and leaned on a gilded stick. वो खुस्सा पहने हुए छड़ी का सहारा लेके आगे बढ़ता गया. He came to the hurdles that he remembered, over which once he had won so easy a victory. वो इन रुकावटों की तरफ आया जिनके बारे में इसे याद था कि इसके ऊपर से इसने इतनी आसानी से फतह हासिल कर ली थी. As he came to the first, he looked up for a moment with a slightly sad expression towards the royal platform, as though he asked some question with his eyes. यूं ही वो पहली रुकावट की तरफ पहुंचा. इसने एक लम्हे के लिए गम का तासुर पेश किया. शाही चबूतरे की तरफ देखा जैसे कि वो आंखों से सवाल पूछ रहा हो. Whatever the question was, it was at once understood. Royal smiles were directed towards him, and gentle applause broke out from every hand, which he understood at once, and the old man moved on away from the hurdle. सवाल फ़ौरन समझ लिया गया. शाही मुस्कुराहटें उसकी तरफ मुड़ गईं और हाथों से अजीम किस्म की तालियां अचानक से नमूदार हो गईं, जिनको वो फ़ौरन समझ गया और बूढ़ा शख्स रुकावट के ऊपर से दूर गुजर गया. Once he raised a hand to touch the lowest of the swings that were hung from the roof, but again the applause broke out, assuring him that no activity was accepted of him. फिर इसने नशेबी तरीन झूले को छूने के लिए हाथ उठाया जो छत के साथ लटकाया हुआ था, लेकिन इसको यकीन दिलाते हुए इससे किसी अमली सरगर्मी का तकाजा नहीं किया गया. दोबारा तालियां शुरू हो गईं और इस तरह ताज़ीमी सलाम के बाद इसे एक नशिस्त पर ले जाया गया. And so having made his bows, he was led to a seat, his life's ambition achieved. अब ये वक्त उसकी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत तरीन वक्त था कि उसे ज़िंदगी भर का मकसद हासिल हो चुका था.
It must have taken him more than 60 years to do it since first he came by that strange ambition of his, but he did it. Not many stick to a thing for so long. ऐसा करने में इसे 60 साल से ज़्यादा लग चुके थे जब पहली दफ़ा इसके जहन में ये अजीबोगरीब अज़्म आया था, लेकिन इसने ये काम कर दिखाया। ज़्यादा लोग एक बात के लिए इतना अरसा कोशिश नहीं करते, लोग एक बात पे इतनी ज़्यादा देर नहीं डटे रहते। ठीक है, अब ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। आपने इसकी ट्रांसलेशन अच्छी तरह कर लेनी है। कल के लेक्चर में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी और इसके क्वेश्चन आंसर एंड सिनोनिम्स हम करेंगे। ठीक हो गया? ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।